Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। IFMC is an ISO certified institute providing education in Indian stock market. IFMC is successfully helping common people to understand complexities of stock market in a simple way. IFMC's copyright strategy UDTS is making heads turn. IFMC is consecutively winner for the third time at Delhi City Icon Awards for excellence in the category of stock market education. Congratulations to the team and students. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, आज बहुत डिफरेंट टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। बहुत सारे नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनके लिए स्टॉक मार्केट बिल्कुल नया है। स्टॉक मार्केट में आना है लेकिन स्टॉक मार्केट से डर लगता है। उनके लिए, ऐसे लोग जो बिल्कुल स्टार्ट करना चाह रहे हैं स्टॉक मार्केट में, उनके लिए मैं एक सजेशन ये दूंगा कि अगर आप सेकेंडरी मार्केट में डायरेक्टली ना आए तो बेटर है। आपको आना चाहिए प्राइमरी मार्केट के थ्रू। अब बात आती है प्राइमरी मार्केट क्या है। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जिसके अंदर जब कोई नई कंपनी लिस्ट होती है, नई कंपनी स्टॉक मार्केट में आती है तो वो अपने कुछ स्टॉक्स लेके आती है, अपने जो शेयर्स हैं वो मार्केट में लेके आती है, तो वो आईपीओ के थ्रू लेके आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू। और ऐसी नई कंपनियां जो आती हैं मार्केट में, वो एक इशू प्राइस के ऊपर अपने स्टॉक को लेके आती है। लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो आईपीओ के थ्रू इन्वेस्ट करके मार्केट में उनके शेयर्स ले सकते हैं। ये बिल्कुल स्टार्टिंग होता है कि जब कोई कंपनी अपनी शेयर लेके आती है और उसके बाद जब वो आईपीओ पूरा हो जाता है तो उसके कुछ दिन के बाद वो स्टॉक मार्केट में स्टॉक लिस्ट हो जाता है, जिसको हम नया स्टॉक बोलते हैं, नई लिस्टिंग बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से जो नए लोग हैं उनको आना चाहिए आईपीओ के थ्रू। अगर आप मेरी कहानी सुनेंगे तो ये मैं शेयर करना चाहूँगा यहाँ पर कि आज से कई साल पहले जब मैंने स्टॉक मार्केट में स्टार्ट किया था, हालांकि जॉब में तो मैं आ गया था, ट्रेडिंग करना था, घर वाले मना करते थे कि नहीं ट्रेडिंग नहीं करनी है। फिर ये हुआ कि चलो आईपीओ में लगा सकता हूँ, लेकिन आईपीओ के लिए कुछ पैसे नहीं थे मेरे पास। फादर रिटायर्ड थे तो पैसों के लिए मुझे याद है मेरे चाचा जी ने मुझे शायद 1 लाख रुपए उस समय उन्होंने दिए थे और उन्होंने कहा था कि ठीक है तू लगा और इसमें हम शेयरिंग कर लेंगे, इसमें एग्जीक्यूशन तेरा रहेगा, जो क्योंकि तू स्टॉक मार्केट में काम कर रहा है, तू अपने हिसाब से आईपीओ में पैसे लगा और इसमें अगर प्रॉफिट आएगा वो हम शेयर कर लेंगे और अगर नुकसान हो जाएगा वो मेरा है। तो खैर ये हेल्प उन्होंने मेरी स्टार्ट करी और उसके बाद मैंने आईपीओ में कम से कम 1-1.5 साल मैं लगातार आईपीओ में मैंने इन्वेस्ट किया। उसमें से अलॉटमेंट आती थी, मैं उसको बेचा और एक अच्छा खासा डिसेंट पैसे मैंने बनाए। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ आईपीओ के ऊपर डिस्कस करूं और आईपीओ के लिए आज मैं बुला रहा हूं हमारे सीनियर फैकल्टी जो हैं मिस्टर पुनीत ग्रोवर, आईपीओ एक्सपर्ट के नाम से इंस्टीट्यूट में मशहूर हैं और ये बताएंगे आपको कि आईपीओ क्या है और आईपीओ को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। आइए सर। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ एन आईपीओ। आईपीओ इज़ वन ऑफ द मार्केट जहाँ पे सबसे पहली बारी कोई कंपनी जो है अपना आईपीओ लेके आ रही है। बहुत सारे लोग बिगनर्स हैं जो मार्केट में पैसे लगाने से डरते हैं। हाँ, मैं भी ये बोलता हूँ कि सेकेंडरी मार्केट में रिस्क जो है वो ज़्यादा है। प्राइमरी मार्केट में जो रिस्क है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट के अंदर जो कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है, हम डायरेक्टली किससे ले रहे हैं? कंपनी से ले रहे हैं। तो वहाँ पे हमारा एक रिस्क भी ख़त्म हो जाता है कि हम डायरेक्टली कंपनी से माल ले रहे हैं, हम सेकेंडरी मार्केट में किसी पब्लिक से माल नहीं खरीद रहे। तो यानी हमारे को जो माल मिल रहा है वो एट कंपनीज प्राइस पे मिल रहा है, तो उसके अंदर हमारे को प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जो है वो ज़्यादा रहती है। तो आज हम एक वेबसाइट देखेंगे। इस वेबसाइट का नाम है चित्तौड़गढ़.com। तो हमने चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट खोल ली है। अभी इसके अंदर हमारे पास 2 कॉलम्स आ रहे हैं। एक आ रहा है आपका करंट आईपीओज मेन बोर्ड। मेन बोर्ड वो आईपीओज हैं जो बड़ी कंपनी के आईपीओज हैं, जिसके अंदर अभी सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आने वाला है। हर्षा टेक्नोलॉजीज 14 सितंबर से 16 सितंबर तक था, ये अभी कल क्लोज हुआ है। इससे पहले तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक आया था, ड्रीम फोक्स आया था,
सायरमा, SGS टेक्नोलॉजीज आया था, एथर इंडस्ट्री आया था, ई मुद्रा आया था। इनके अंदर नॉर्मली जो इन्वेस्टमेंट है वो 15,000 के आसपास आपको मिनिमम लगाने पड़ते हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट। एक और मार्केट है IPOs की, विच इज बेसिकली इसी के IPO डैशबोर्ड के साथ आपके दिया हुआ है SME IPO डैशबोर्ड, जिसके अंदर हमारी जो मार्केट है छोटी कंपनीज के IPO, NSE एंड BSE दोनों सेगमेंट के अंदर SME के एक्सचेंजेस बनाए गए हैं, BSE SME एंड NSE इमर्ज। अलग वेबसाइट है एज कंपेयर टू NSE एंड BSE, जिसके अंदर आपको ये सारे IPOs जो हैं वो मिल जाएंगे। आइसोलेशन एनर्जी 26 सितंबर से 29 सितंबर अभी खुलना है। कंटेनी टेक्नोलॉजीज इसका IPO आना है, और अभी ये सारे जो हैं अभी IPO ओपनड है। तो हम इनमें से एक IPO SME का और एक IPO जो है मेन लाइन का हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं IPO डैशबोर्ड पे। अभी रिसेंटली जो IPO क्लोज हुआ है वो है हर्षा इंजीनियर्स। इसको हम खोल लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे कॉलम आ रहे हैं, जैसे कि IPO डिटेल, रिव्यूज़। यहाँ से आप रिव्यूज़ देख सकते हैं कि इसके ऊपर कोई भी एनालिस्ट ने क्या रिव्यू दे रखा है। सब्सक्रिप्शन के अंदर हमारे को पता लगेगा कौन कौन से लोग और कितनी कितनी एप्लीकेशन जो हैं इस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। HNI कैलकुलेटर है, देन कोई न्यूज़, ग्रे मार्केट प्रीमियम, अलॉटमेंट स्टेटस, क्या बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, और कुछ मैसेज बोर्ड जहाँ पे लोग अपने आप कुछ मैसेजेस को प्रमोट कर रहे हैं। तो हर्षा इंजीनियर इज़ वन ऑफ द IPO। किसी भी IPO में पैसे लगाने से पहले हमारे को उस IPO को स्टडी करना इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि किसी ने कहा इसीलिए हमने IPO लगा दिया। तो हमारे को पहले पता होना चाहिए हम जिस कंपनी में पैसे लगा रहे हैं वो कैसी कंपनी है, क्यों उसमें पैसे लगाने हैं। जब तक हमारे पास इस क्यों का रीज़न नहीं है, ये जुआ ही है। तो इनकॉर्पोरेटेड इन 2010, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रिसीजन बियरिंग्स cages in terms of revenue or in the organized sector. The company supplies its products in 25 countries. साथ में हम अगर चाहें तो एक कॉलम बना सकते हैं कि हमारे को इस कंपनी के लिए क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव लगती हैं, क्या क्या चीज़ें नेगेटिव लगती हैं, बट मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको फटाफट स्टडी करें। 25 कंट्री में काम कर रही है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका के अंदर ये जो है अपने पार्ट्स को सप्लाई कर रही है। नाउ द बिजनेस हैज कंप्राइजेज ऑफ 2 सेगमेंट्स, इंजीनियरिंग बिजनेस है, सोलर EPC बिजनेस है। द कंपनी हैज 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन वेरियस कंट्रीज ऑल्सो। अहमदाबाद में भी है इनका। एंड दिस इज द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है? देन दिस इज द मेन पार्ट जो हमारे को कंपनी का देखना चाहिए, दैट इज द कंपनीज फाइनेंशियल्स। रेवेन्यू 117 एंड दिस इज इन करोड़्स। 117 करोड़ का रेवेन्यू था 2019 में, 2020 में 899 करोड़, 2021 में 876 करोड़, 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 1300 करोड़। यानी पिछले 4 सालों में जो रेवेन्यू है वो तकरीबन 10 गुना हो चुका है। नेटवर्थ कंपनी की 1 करोड़ से 500 करोड़ के आसपास कंपनी की नेटवर्थ हो चुकी है। प्रॉफिट जो कंपनी लॉस में थी आज की डेट में वो 90 करोड़ के प्रॉफिट में कंपनी आई है। कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी अपने फाइनेंशियल्स को अच्छा दिखाने के लिए, क्योंकि भाई आज कंपनी की शादी होने वाली है तो दुल्हन जो है वो तो सज के ही आएगी, तो आज कंपनी की शादी है तो फाइनेंशियल्स कई कंपनीज जो है मैनिपुलेट करके इस बारी अच्छे दिखाएंगी। बट यहाँ पर हमारे को ये दिख रहा है कि कंपनी जो है वो ऑलरेडी इतनी सारी कंट्रीज में काम कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, तो ओवरऑल आई थिंक कंपनी इज गुड। इसके बाद हमारे पास इसकी IPO डिटेल दे रखी है, जिसके अंदर 14 सितंबर से 16 सितंबर तक ये खुला हुआ है। 10 रुपये फेस वैल्यू का शेयर है, 314 से 330 रुपये पर शेयर पे कंपनी ला रही है। 45 शेयर का लॉट है, यानी मिनिमम मुझे जो पैसे लगाने पड़ेंगे वो 45 इंटू 330, दैट इज इक्वल टू 14,850 रुपये। मैक्सिमम अमाउंट जो रिटेलर लगा सकता है। वैसे इसके अंदर 3 कैटेगरी ऑफ पीपल जो पैसे लगा रहे हैं, एक है QIB, एक है NII और तीसरा है रिटेल। रिटेल मैक्सिमम 2 लाख तक जा सकता है। QIB के लिए कोई लिमिट नहीं है, NII के लिए कोई लिमिट नहीं है, कितने भी पैसे लगाए जा सकते हैं। इस कंपनी के अंदर QIB के लिए 50% पोर्शन रखा गया है,
NII के लिए 15%, रिटेल के लिए 35%। नाउ कम्स दी इम्पॉर्टेंट कैटेगरी, जो हमने कंपनी को पढ़ लिया, कंपनी के फंडामेंटल्स देख लिए, बैलेंस शीट देख ली, और डिटेल में जाना चाहें तो कंपनी जो सेबी के पास प्रोस्पेक्टस फाइल करा है हम उसको भी स्टडी कर सकते हैं, इसकी रेशियोज को भी डीपली कैलकुलेट करा जा सकता है। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट इज द डिमांड। अलग अलग कैटेगरी ऑफ पीपल जो इसमें पैसा लगा रहे हैं। QIB के लिए जितने भी शेयर्स इन्होंने एलोकेट करे गए थे उसमें से 178 टाइम्स इन्होंने डिमांड दी है। NII ने 71 टाइम्स। HNI में दो कैटेगरी हैं, 10 लाख वाले, बिलो 10 लाख वाले। रिटेल इज 17 टाइम्स एंड टोटल इशू इज सब्सक्राइब्ड 74 टाइम्स। मेरे को लगता है अगर 10 गुना से ज़्यादा इशू सब्सक्राइब हो गया है तो वहाँ पे हम एज पर डिमांड जो है पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक वेबसाइट पे मैं और जाना चाहूँगा, तो अब जब मुझे यहाँ डिमांड दिख गई 74 टाइम्स, तो अब मुझे ये तो पता है कि चाहे शेयर मिले या ना मिले, क्योंकि भाई अगर DDA ने 1 लाख फ्लैट निकाले तो डिमांड कितनी आ गई, 10 लाख फ्लैट की आ गई। अब जब ये फ्लैट मार्केट में आएगा तो बिकेगा तो प्रीमियम पे ही, तो इसके अंदर मुझे 99% लॉस तो नहीं होने वाला। हाँ, 1% रिस्क है कि अगर कल को मार्केट ही क्रैश हो गई, बहुत ही कुछ गड़बड़ हो गया तो नुकसान हो सकता है, बट स्टिल सेकेंडरी मार्केट से बहुत कम रिस्क है। अब हम यहाँ पे एक और वेबसाइट पे जाते हैं विच इज IPOwatch.in, जिसके अंदर हमारे पास एक कॉलम और है, ये IPO वॉच है, इसके अंदर एक कॉलम दिया हुआ है विच इज ग्रे मार्केट प्रीमियम। हम इसको क्लिक करते हैं। हम अभी जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे हर्षा इंजीनियर्स की, जिसका IPO प्राइस क्या है, 330 रुपीज़। ग्रे मार्केट प्रीमियम, अभी ये शेयर मार्केट में नहीं आया है, बट इलीगली इसके अंदर 235 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम आ रहा है, यानी एक्सपेक्टेड है कि इसके अंदर 70% का लिस्टिंग गेन होएगा। 70% का लिस्टिंग गेन का मतलब ये हो गया कि 330 वाला शेयर कितने का, 565, यानी कि 330 प्लस 235, यानी कि 565 के आसपास इसके अप्रोक्सीमेटली लिस्टिंग होएगी। तो 70% का मुझे पता है इसमें लिस्टिंग गेन आना है, अगर नहीं भी आया तो मेरे पास से कुछ गया नहीं, तो यहाँ पे धीरे धीरे मेरी जो वेल्थ है वो IPO के थ्रू बन सकती है। तो मैंने अभी रिसेंटली हर्षा इंजीनियर्स में पैसे लगाए हैं। एक मुझे IPO और अच्छा दिख रहा है यहाँ पर, जिसका ग्रे मार्केट ही मैं अगर स्टडी करूँ, सिर्फ अन्नपूर्णा स्वादिष्ट, 50 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम है, 70 रुपये का प्राइस है, 80% का लिस्टिंग गेन इसमें आना है। तो यहाँ से भी हम एक आइडिया ले सकते हैं, बट इसके ऊपर 100% रिलाय ना करा जाए। पहले कंपनी को स्टडी करा जाए, कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल देखे जाएं, प्रॉफिट की ग्रोथ देखी जाए, और उसके बाद कहीं जाके हमारे को पैसे लगाने चाहिए। आज की डेट में जो भी IPO अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है थ्रू एस्बा। एस्बा मतलब एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, यानी जो पैसे हैं वो आपके ही बैंक अकाउंट में ही ब्लॉक हो जाएंगे। मतलब पहले क्या होता था, हमारे पैसे कंपनी के पास जाते थे, फिर कंपनी रिफंड देती थी, ब्रोकर बीच में इन्वॉल्व रहता था। अब डायरेक्टली बैंक के थ्रू ही IPO का प्रोसेस है। हार्डली 10 डेज का ये प्रोसेस है, जिसमें 6 वर्किंग डेज हैं। 6 वर्किंग डेज के बाद आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं तो मैं 1 लाख रुपए अपने नाम पे नहीं लगाऊंगा। 1 लाख रुपए मैं क्या करूंगा, अपने घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सबके नाम पे डीमैट अकाउंट खोलूंगा, सब में मिनिमम 15-15 हज़ार की एप्लीकेशन लगा दूंगा, जिससे कि मेरी जो मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। अब ये जो हर्षा इंजीनियर्स का IPO है, ये रिटेल में सब्सक्राइब हुआ है 17 टाइम्स, यानी देयर आर प्रोबेबिलिटीज कि 17 में से एक बंदे को तो शेयर मिलेगा। अब मैं अगर 17 एप्लीकेशन लगा दूं अपने नाम पे, अपने रिश्तेदारों के नाम पे, अपने वाइफ के नाम पे, अपने बच्चे के नाम पे, तो मुझे मिलने की प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो बढ़ जाएंगी। नहीं भी आए शेयर तो कोई नुकसान नहीं है, अगर किस्मत हुई तो 5 में आ जाएंगे, किस्मत हुई 10 में आ जाएंगे, नहीं भी आए तो मेरा कोई नुकसान नहीं है। जब मैंने इतनी सारी एप्लीकेशन लगा दी तो हमारी मिलने की प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाएंगी और हमारा जो रिटर्न है वो बढ़ जाएगा। 70% का लिस्टिंग गेन हमारे को मिल जाएगा। सेकेंडरी मार्केट में 70% का गेन खाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मार्केट रोज ऊपर और रोज नीचे होती है। वहां पे रोज लोग 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये के लिए लड़ रहे हैं। बेटर क्या है कि हम 70% का गेन खाएं, चाहे सूखे खाएं। तो थैंक यू सर, थैंक यू पुनीत जी। पुनीत जी ने बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करी। इनकी बात मुझे ये वाली सबसे अच्छी लगी कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपया है तो उसको मैं एक ही
फॉर्म में ना लगाऊं, एक ही आईपीओ में अपने नाम से 1 लाख रुपए ना लगा के अपनी फैमिली में अगर मेरे 4 मेंबर्स हैं तो चारों के नाम से अगर मैं 20-20 हज़ार या 15-15 हज़ार रुपए की एप्लीकेशन लगाता हूं तो मेरे अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ गए, अलॉटमेंट आ गई, तो ऑब्वियसली हमको अगले 6 दिन के अंदर ही वो जो एक मेजर गेन है 70% का वो मिल जाएगा। तो थैंक यू पुनीत सर, थैंक यू सो मच। तो फाइनली अभी आपने देखा पुनीत सर ने एक बहुत सिंपल वे में आपको समझाया कि किस तरह से हमको आईपीओस के थ्रू पैसा बनाया जा सकता है, और जो लोग मार्केट में नए हैं, आना चाहते हैं, वो आईपीओ के थ्रू आ सकते हैं। और आईपीओ को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, आईपीओ के बारे में अगर आपको और कुछ जानना है तो हमारा जो बिगनर कोर्स है आप उसके अंदर देख सकते हैं। बिगनर कोर्स में पुनीत सर की वीडियोस हैं और बहुत बढ़िया वे में इन्होंने आईपीओ सिलेक्शन बताया कि किस तरह से आईपीओ को सिलेक्ट करना चाहिए, कैसे आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए, कैसे हमको डिफरेंट एप्लीकेशंस लगानी चाहिए और बहुत सारी चीज़ें। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का एपिसोड, तैयारी अगले सप्ताह का। तैयारी अगले सप्ताह में लास्ट वीक हमने देखा था कि मार्केट में एक शुरू में अच्छी तेजी आई और उसके बाद लास्ट में थर्सडे और फ्राइडे को, इवन फ्राइडे को एक ज़बरदस्त फॉल बना और ओवरऑल करीब 17,500 के आसपास निफ्टी आकर बंद हुआ। अब लोग वाकई में डरे हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो मेरे से भी पूछ रहे हैं कि सर क्या लगता है कि मार्केट इतनी तेज़ी से बढ़ा 18,000 और अब एक ही दिन के अंदर 18,000 से 17,500, तो कहीं क्या हमको ब्लफ तो नहीं किया जा रहा, क्या मार्केट लोगों को चीट करने की कोशिश तो नहीं कर रही है? तो मेरा केवल इतना कहना होता है कि दोस्तों अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे आपका अगर विश्वास है तो वो तो बढ़ रही है और बढ़ेगी। तो आज नहीं तो 1 साल, 2 साल, 5 साल अगर आप लॉन्ग टर्म हैं तो पैसा तो बढ़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप ट्रेडर हैं तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रेडर का काम ही पलटना है। जब बाजार में अगस्त से तेजी बनी, हम पलटकर बुलिश हो गए। अब अगर मंदा बनेगा तो हम फिर बेरिश हो जाएंगे। पिछले 1 साल से हम बेरिश बने हुए थे, अगस्त के बाद हम तेजी में आ गए और अभी भी हम तेजी में हैं। तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट के साथ चलें, मार्केट के साथ चलेंगे और लोगों से आप अपने आप ही आगे हो जाएंगे। तो दोस्तों इस समय बहुत कुछ नेगेटिव चल रहा है, बहुत कुछ नेगेटिव। एक तरफ से इन्फ्लेशन अपने चरम सीमा पर है। इस बार जो सीपीआई का डाटा आया है, हॉटेस्ट इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से फेड एग्रेसिव है बहुत ज़्यादा और हॉकिश है कि अब उसको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना ही है। 75 बेसिस पॉइंट तो तय था, लेकिन अब कोई बड़ी बात नहीं है कि 100 बेसिस पॉइंट भी अगले हफ्ते बढ़ जाए। तो एक चारों तरफ से नेगेटिविटी। अगर फेड रेट लगातार बढ़ाता रहा तो इसका इम्पैक्ट ग्रोथ पे आएगा और ग्रोथ पे अगर इम्पैक्ट आएगा तो स्टॉक मार्केट पे आना, इसका इम्पैक्ट बिल्कुल तय है। एक तरफ से डॉलर लगातार बढ़ता जा रहा है। डॉलर क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि फेड जो है वो अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहा है। जब फेड अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा तो डॉलर ऊपर जाएगा। साथ ही क्रूड के प्राइसेस लगातार नीचे आ रहे हैं। किस वजह से? क्योंकि डर है मार्केट में, ग्लोबल एक डर बना हुआ है कि हम जो है वो जा रहे हैं रिसेशन की तरफ। ग्लोबल इकोनॉमी धीरे धीरे जा रही है रिसेशन की तरफ और इसी वजह से क्रूड लगातार नीचे। इस बार तो गोल्ड भी लगातार नीचे आ रहा है। 50,000 का आंकड़ा बहुत दिनों के बाद मैंने गोल्ड को तोड़ते हुए देखा। गोल्ड क्यों नीचे आ रहा है? जब भी डॉलर के प्राइसेस बढ़ेंगे और डॉलर बढ़ेगा तो गोल्ड के प्राइसेस बिल्कुल नीचे आ जाएंगे। ये बहुत सारे आपस में रिलेशंस हैं जो आप लोगों ने हमारे मेड मार्केट एनालिसिस बाय डाटा एंड इवेंट जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है उसमें आपने ये सब पढ़ा हुआ है। तो इन चीज़ों से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट अपने चाल पे चलता रहेगा। जो चीज़ें हैं उनको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। लेकिन हाँ, अच्छी बात यह है कि अगर मैं डाउ को देखूं तो डाउ अपने अभी जो करंट हाई डाउ ने लगाया उससे करीब करीब 14% फिसल गया है।
34,000 वाला डाउ अब 30,000 के आसपास आ गया है पिछले 20 दिनों के अंदर। और हिंदुस्तान का मार्केट अभी 2 से 2.5% भी नहीं गिरा अपने ऊपर के लेवल्स जो अभी लगाए थे। हम 18,000 तक गए थे, अभी कितना है, हम 17,500, हम 450 पॉइंट डाउन है। तो कोई बहुत ज़्यादा घबराहट करने की ज़रूरत नहीं है। तो निफ्टी फाइनली बंद हुआ फ्राइडे को 17,530, करीब करीब 370 पॉइंट डाउन। क्रूड बंद हुआ है 6804, करीब 25 पॉइंट डाउन। गोल्ड बंद हुआ है 49,300, करीब करीब 1150 पॉइंट डाउन। गोल्ड बहुत ज़्यादा गिरा है पिछले कुछ दिनों में, और 50,000 के नीचे गोल्ड को जाना अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। और गोल्ड का नीचे जाना बहुत क्लियर दिखा रहा है, क्योंकि डॉलर जो है वो महंगा होता जा रहा है, और इसका जो खास फ़र्क है वो सीधा सीधा गोल्ड पे आता है। अच्छा, आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करता हूँ कि डॉलर अगर ऊपर जाता है, ये एक जनरल क्वेश्चन जो मेरे पास स्टूडेंट्स का भी आता है, जो स्टूडेंट्स शेयर करते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन था कि सर नॉर्मली अगर डॉलर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो इक्विटी के ऊपर बैड इफेक्ट क्यों आता है। दोस्तों, आप ये मान के चलें, बहुत सिंपल सी एक बात, कि $1 का प्राइस आज से 1 साल पहले 70 रुपये था। अगर 70 रुपये के हिसाब से अगर किसी ने $1,000 इन्वेस्ट किए तो उसका जो है करीब 70,000 रुपये उसकी इन्वेस्टमेंट होती है। अगर एक FII $1,000 लेके आया, अगर एक FII $1,000 1 साल पहले लेके आया और उस समय 70 रुपये का भाव था, तो उसने 70,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, और 1 साल में ये जो उसने इन्वेस्टमेंट करी ये बढ़ के हो गई 80,000 रुपये, यानी कि उसको प्रॉफिट आ गया। मजे आ गए भाई। एक FII $1,000 लेके आया था 70 रुपये में, उसने उसको इन्वेस्ट कर दिया हिंदुस्तान के मार्केट में, और 1 साल के अंदर उसके 70,000 हो गए 80,000। करीब करीब कितने परसेंट बढ़ गया, रफली 14% के करीब उसको प्रॉफिट आ गया। अब ये तो अच्छी बात लग रही है, लेकिन उसने क्या किया, ये 80,000 के स्टॉक्स को सेल किया, और वापस अब क्या हुआ, 1 साल के बाद डॉलर की कीमत हो गई 80 रुपये। अब जब क्या हुआ, इसने 80,000 को बेचा तो इसको कितने डॉलर मिलेंगे, इसको मिल गए फिर से $1,000, और ये $1,000 लेके फिर अपने घर चला गया। तो हुआ क्या, ये $1,000 लाया था, $1,000 लेके घर चला गया, इसको कुछ नहीं मिला। इसको क्या मिला, ठन ठन गोपाल। तो इसीलिए जब डॉलर के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसका बैड इफेक्ट रहता है इक्विटीज़ में। FIIs बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं पैसा लगाने के लिए। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों के लिए। चलिए, आज का टॉपिक IPO वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर मैं लास्ट वीक की फोरकास्टिंग की बात करूं तो शॉर्ट पोजिशनल के ऊपर, डेली के ऊपर हम बुलिश थे, वीकली के ऊपर भी हम बुलिश थे, और मंथली के ऊपर भी हम बुलिश थे। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर और देखते हैं कि मार्केट ने UDTS के लेवल को कितना सम्मान दिया। 3 सपोर्ट थे। एक मंथली सपोर्ट था 17,234, वीकली सपोर्ट था 17,550, और डेली सपोर्ट था 17,748। मार्केट मंडे को यहाँ पर खुली करीब करीब 17,890, यहाँ पर 17,890 यहाँ पर मार्केट खुली मंडे को हमारे जितने भी पोजिशनल ट्रेडर्स, शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स, इंट्राडे ट्रेडर्स, उनको एक अच्छा मौका मिला, क्योंकि हम तीनों ही लेवल्स के ऊपर थे। यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए रही और प्रॉफिटेबल रही। अगले दिन ट्यूसडे को भी गैप अप ओपनिंग और एक ग्रीन कैंडल। वेडनेसडे को अगेन गैप डाउन हुई नीचे की तरफ, ओपनिंग नीचे खुला मार्केट, लेकिन हमारे सपोर्ट लेवल के ऊपर। और यहाँ पर जैसे ही शुरू के 45 मिनट में, 1 घंटे में जो बिगेस्ट ट्रेंड है वो बुलिश हुआ, और उसके बाद फिर से अगेन दोबारा एक बड़ा मौका हमारे सारे ट्रेडर्स को मिला। हाँ, थर्सडे को हमारे यहाँ कोई मौका नहीं मिला, क्योंकि सुबह से ही मार्केट जो है वो डाउनवर्ड था और कोई मौका बाइंग साइड का नहीं मिला। और सेम हाल रहा फ्राइडे को, और फ्राइडे को एक बड़ी मंदी के बाद डेली और वीकली दोनों ही सपोर्ट के नीचे मार्केट बंद हुआ, और ये मार्केट बंद हो गया हमारा 17,530।
मार्केट क्लोज हुआ 17,530 के ऊपर, यानी कि 17,547 लेवल के नीचे। तो फाइनली डेली और वीकली के सपोर्ट्स को काट के मार्केट बंद हुआ है, लेकिन अभी भी मंथली लेवल जो है 17,234 का, वो अभी भी सस्टेन्ड है। तो ओवरऑल लास्ट वीक मार्केट के अंदर एक अच्छी उथल पुथल देखने को मिली। करीब 350 पॉइंट निफ्टी लुढ़क के बंद हुआ। तो चलिए चलते हैं, डालते हैं नज़र कुछ न्यूज़ एनालिसिस पे, क्या कुछ मार्केट में लास्ट वीक हुआ। अगर न्यूज़ और डाटा एनालिसिस की बात करूं तो सबसे बुरी न्यूज़ मार्केट के लिए रही सीपीआई डाटा। इन्फ्लेशन का जो डाटा है सबसे सुपर हॉट डाटा रहा, जिसकी वजह से अब ये लगने लग गया कि फेड जो अगले हफ्ते करीब 75 बेसिस पॉइंट डिस्काउंटेड था कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे, लेकिन अब वो हो सकता है कि वो 100 बेसिस पॉइंट तक पहुंच जाए। तो ये मेजर बैड न्यूज़ ग्लोबल मार्केट के लिए रही। दूसरी ओर ये लग रहा है कि जब इतनी तेज़ी से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा, फेड इतना हॉकिश रहेगा, तो ग्रोथ का ऊपर इम्पैक्ट आएगा। ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो वैसे ही ख़राब हो चुकी है, और इंडियन इकोनॉमी की यहाँ मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ग्लोबल इकोनॉमी का मतलब ये हो गया कि जो बाकी के कंट्रीज़ हैं वहाँ पर एक मेजर इम्पैक्ट, खासकर यूरोप के ऊपर मेजर इम्पैक्ट चल रहा है। एनर्जी क्राइसिस वहाँ पर पहले से ही चल रहा है। तो ग्लोबल स्लो डाउन अगर आएगा तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादातर सारी कंट्रीज़ पे आएगा, चाहे वो कोई भी हो। इंडिया के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आएगा, लेकिन वो कितना इम्पैक्ट आएगा वो एक सोचने वाली बात है। तो ओवरऑल लास्ट वीक एक मार्केट के अंदर मंदी का रुझान रहा, इसी बड़ी खबर के चलते। तो चलिए चलते हैं अब सीधा हमारे यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर और जानते हैं कि क्या होगा नेक्स्ट वीक का टेक्निकल आउटलुक। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो फाइनली अब हम आ गए हैं निफ्टी सेंटीमीटर के ऊपर। निफ्टी सेंटीमीटर अब हमारा आ गया है येलो, लाइट येलो जोन में, लेकिन अभी भी बुलिश की तरफ झुका हुआ है। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि हम डेली के ऊपर भी बेरिश हो चुके हैं, वीकली के ऊपर भी हम बेरिश हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मंथली के ऊपर हम बुलिश हैं। तो चलिए नोट करते हैं निफ्टी के लेवल्स। के ऊपर डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 17,796.80। वीकली के ऊपर भी निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 17,890.85, और मंथली के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 17,243। नोट करेंगे अब बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 40,308.80। वीकली के ऊपर भी बैंक निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 40,540.45, और मंथली के ऊपर भी बैंक निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 37,594.15। तो आपने देखा बैंक निफ्टी अभी भी फुल स्ट्रेंथ के साथ जो है वो मार्केट में है। डेली, वीकली, मंथली तीनों के ऊपर ही बुलिश है। तो चलिए चलते हैं फटाफट नेक्स्ट वीक को कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने डेली चार्ट्स के ऊपर। सबसे पहले हमको एक सपोर्ट नज़र आ रहा है, मंथली सपोर्ट 17,234, उसके बाद वीकली रेजिस्टेंस है 17,550, और अगला जो डेली रेजिस्टेंस है वो है 17,797। तो दोस्तों नेक्स्ट वीक एक बहुत परेशान करने वाला वीक होगा, बहुत संभल के काम करना है, क्योंकि इस समय हम डेली और वीकली रेजिस्टेंस के नीचे आ चुके हैं। हम बंद हुए हैं 17,530 और हमारे नीचे 17,234 का अब एक फाइनल सपोर्ट रह गया है जो है मंथली सपोर्ट। तो बहुत सावधानी के साथ काम करना है नेक्स्ट वीक। पहली बात, इंट्राडे शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स किसी हाल में इन लेवल 17,797, 17,550 के नीचे मार्केट है तो आपको बिल्कुल भी बाइंग साइड, पहली चीज़ रखनी तो बाइंग बुलिश पोजीशन ही है। अभी भी ध्यान अभी भी बुलिश में है क्योंकि हम मंथली के ऊपर बुलिश हैं, लेकिन
इसके अंदर एक बड़ा लेकिन लगा हुआ है कि हमको ध्यान रखना है कि एटलीस्ट 17,797 के नीचे हमको, खासकर इंट्राडे वालों को तो काम करना ही नहीं है। पोजिशनल ट्रेडर्स केवल काम कर सकते हैं, वो भी अगर 17,550 के ऊपर मार्केट सस्टेन रहता है तो पोजिशनल ट्रेडर्स काम करेंगे, और 17,550 का जो लेवल है उसको स्टॉप लॉस मान के चलेंगे। फाइनल हमारा जो सपोर्ट है 17,234, 17,234 के नीचे अगर मार्केट आ गया तो ना तो इंट्राडे, ना शॉर्ट पोजिशनल, ना पोजिशनल, ना लॉन्ग पोजिशनल, किसी भी लोगों को काम करने की ज़रूरत नहीं है। काम करने के लिए ज़रूरत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम बाइंग साइड में हैं। जब हम बाइंग साइड में हैं तो काम ही नहीं करना, सेलिंग हमको करनी नहीं है, तो इसका मतलब काम ही नहीं करना। दो बातें, या तो बाइंग करनी है, सेलिंग हमको करनी नहीं है अभी, तो फिर क्या करना है कि अगर मार्केट इससे नीचे आता है तो हमको वेट करना है। दोस्तों, हर बार ज़रूरी नहीं है कि हमें हर टाइम पे काम करना ही है। जब मौका हो, राइट टाइम हो, कॉन्फिडेंस हाई हो, जब ही काम करना है। स्टॉक मार्केट में हर दिन काम करने के नहीं होते हैं, और अगर आप इस चीज़ को एक बार समझ गए तो शायद आप लाइफ में कभी नुकसान साइड को नहीं देखेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ एपिसोड पसंद आया होगा। आज हमने अपने बिगनर्स के लिए, जो स्टार्टर्स हैं, उनको हमने आईपीओ के बारे में बताया। पुनीत सर ने बहुत बढ़िया वे में, हालांकि टाइम कम होता है, इतना टाइम हम यूट्यूब के ऊपर दे नहीं पाते हैं, तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन कोर्स जो है हमारा बिगनर्स का, उसमें जो है वो आईपीओस को और स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत सारे कमोडिटी, करेंसी, आईपीओ, कैपिटल मार्केट, ये सब कुछ जो है वो हमने बिगिनर्स के अंदर एक अच्छा ओवरव्यू दिया हुआ है। इसके साथ साथ अगर आप यूडीटीएस करते हैं तो आपको ट्रेडिंग की भी बहुत अच्छी जानकारी मिल जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ आईएफएमसी की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। आईएफएमसी की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड आईएफएमसी इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन. IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.